हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और यहाँ पे मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड जो जनरल साइंस होते हैं उसके ऊपर क्लासेस लेती हूँ। तो परीक्षा जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में एडुकेशन लाभ कर सकते हैं। ये यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आप हमारे साथ कोई भी प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कुछ डाउट पूछना है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे हमसे पूछ भी सकते हैं। जो नंबर है आप वहां पे कॉल करेंगे तो आपकी जो सवाल है वो हम सुन लेंगे। तो लास्ट जो क्लास हुआ था उस पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम और जो न्यूट्रिशन मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में भी हमने बात किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए। अभी बात करते हैं नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था। जब बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से आ रहा था एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बाहर जा रहा था, हमने बॉडी के इंटर एंड एग्जिट वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज कैसे हो रहा है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा था उस कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, कैसे बन रहा था, अब इस पे डिस्कशन करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल पे होता है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए क्या देखा था कि जितने भी हमारी फूड मटेरियल्स है वो फाइनली वहां से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो भी था वहां से फिर ग्लूकोज बन रहा था। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना एंड उस ग्लूकोज अब सेल में किस तरीके से यूज होता है एंड कैसे एनर्जी फॉर्मेशन होती है, कैसे जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको हमें कैसे मिलता है, ये हमें पता चलेगा। तो ये जो एनर्जी है ये एटीपी या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है एंड वो स्टोर होता है, जो बेसिकली सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के हेल्प पे होता है एंड जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आया था उस ऑक्सीजन की हेल्प की जरूरत पड़ता है ये एटीपी फॉर्मेशन में, ठीक है, जो बेसिकली एनर्जी है। तो ये अब अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू सेल तक आते हैं एंड फूड जो है उसके थ्रू ग्लूकोज सेल पे आते हैं, ठीक है। अब सेल पे है माइटोकॉन्ड्रिया और ये साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल। तो साइटोसॉल में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। देन ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एंड फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके बाद एनर्जी फॉर्मेशन होती है। ये दोनों प्रोसेस में ही एनर्जी, ये तीनों प्रोसेस में ही एनर्जी फॉर्म होती है एंड बाद में पानी, ये वाटर फॉर्म होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से सेल से बाहर निकल के ब्लड में जाते हैं। ब्लड से कहा जाता है, ये एल्वियोलाई पे जाते हैं, सॉरी ब्लड से ये हार्ट पे पहुंचते हैं, हार्ट से ये लंग्स पे एल्वियोलाई रहती है, एल्वियोलाई ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई होते हुए ये ट्राकिया पे पहुंचते हैं, ट्राकिया से ये नोज होते हुए बाहर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन था ये सेल में इंटर होता है एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ये फाइनली सेल से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ब्लड में, ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स, लंग्स से ट्राकिया होते हुए नोज से बॉडी के बाहर पहुंचता है, ठीक है। तो ये है बेसिक प्रोसेस। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का दो टाइप है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है,
एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन जिस टाइम पे नहीं रहता या फिर ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन में एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, और ये दोनों ही ह्यूमन बॉडी पे भी होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन दैट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनोरेक्सिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नेस, इसने बनाया था। इसकी जो प्रोसेस है इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं एंड शुगर फॉर्मेशन की ये प्रोसेस है। ये साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म में बनते हैं। दिस इज एक्चुअली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। इसमें इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट में भी सेल्स है, प्लांट सेल्स होते हैं, तो हमारे जो फल होते हैं उसमें अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, इथाइल अल्कोहल की, और जो एनिमल्स है उसमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और दूसरा है एरोबिक ऑक्सीजन, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये डिस्कवर किसने किया था? हैंस क्रेब्स। इस प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाया किसने था? डिस्कवर किया था एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नेस। ओके, एंड इसको क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। ये हैंस क्रेब्स के नाम पे ही बना है। ठीक है, सी दिस इज क्रेब्स साइकिल। जो प्रोसेस है वो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पे होता है एंड यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आई होप सबको याद है, जैसे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ाए थे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? एक प्रोकैरियोटिक सेल था जो ऑक्सीजन को यूज कर पाता था, इसीलिए बाकी जो सेल्स था उसने माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर ले लिया था। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें याद है। अगर किसी को याद नहीं है तो जाके इसको जरूर पढ़िए। बट अभी हमें क्या देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन पे होती है। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस मतलब जो बेस है, वो बेस क्या है? ये है पायरुविक एसिड। जो मूल पदार्थ है जिसका ब्रेकडाउन होना है, जिसका रेस्पिरेशन होना है, वो पायरुविक एसिड है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे क्या होता है? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी प्रोसेस क्या क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। इसका नाम क्या है दूसरा? ईएमपी पाथवे, एमडेन, मेयरहोफ, पार्नेस पाथवे। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल क्या है? रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा, जो रासायनिक प्रक्रिया में काम करता है, वो है ग्लूकोज C6H12O6। प्रोडक्ट क्या होता है? दो मॉलिक्यूल पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, दो एटीपी एंड दो एनएडगेज, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइहाइड्रेट। तो दो एटीपी होती है, दो एनएडीएच होता है। ठीक है, एंड दो मॉलिक्यूल पायरुवेट फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, दो स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होती है, जिसमें एक एक में तीन तीन करके कार्बन की कंपाउंड है। तो इसमें ग्लूकोज में टोटल कितना कार्बन था? 6 कार्बन था। पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में तीन तीन करके कार्बन है। ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में होती है एंड ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज एक 6 मॉलिक्यूल का केमिकल था जो ब्रेकडाउन होके 3 कार्बन का 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और उसका नाम है पायरुवेट। तो बस इतना ही होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल।
तो क्रेब्स साइकिल को क्या कहते हैं? साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है वो साइट्रिक एसिड है। ये होता कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? ऑब्वियसली पाइरुवेट है जो ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, एटीपी बनते हैं, एनएडीएच बनते हैं, एफएडीएच2 बनता है। तो इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा अमाउंट पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। पाइरुवेट क्या होता है? फर्दर ब्रेकडाउन होती है और बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जहां पे ये एनएडीएच, एफएडीएच2 इसकी फॉर्मेशन होती है। एनर्जी कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनएडीएच एंड एफएडीएच2, जबकि जो रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होती है एंड जो एनर्जी है वो एनएडीएच और एफएडीएच2 ये दोनों फॉर्म में बनते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो चेन है वो कहां पे है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर याद है तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था जिसके जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इस तरीके की एक एक इन्वेजिनेशन था जहां पे थोड़ा सा अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है ना। आई होप माइटोकॉन्ड्रिया की ये स्ट्रक्चर सबको याद होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे रहता है ऐसे F0 F1 मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स या फिर कैविटी है, माइटोकॉन्ड्रिया कैविटी पे बनता है ये क्रेब्स साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या है? एनएडीएच है, एफएडीएच2 है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या था? पाइरुवेट था, पाइरुवेट से एनएडीएच एफएडीएच2 की फॉर्मेशन हुई थी। अब एनएडीएच और एफएडीएच2 ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और प्रोडक्ट क्या क्या रिलीज होती है? वाटर, एटीपी, अराउंड 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है एक एक साइकिल में। तो एनएडीएच एंड एफएडीएच2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो जितना भी एनएडीएच एफएडीएच2 क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस पे प्रोड्यूस होता है वो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं। ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन होने के बाद वाटर की फॉर्मेशन होती है। पानी फॉर्मेशन कैसे होती है? ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन पे ये वाटर पानी की फॉर्मेशन होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है फाइनल। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है आई होप सबको समझ में आ रहा है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही बेसिक एक प्रोसेस है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये कहां पे होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोडक्ट क्या है? एटीपी है और एनएडीएच है। तो याद रखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कोई एफएडीएच2 की फॉर्मेशन नहीं होती, नो एफएडीएच2। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट पाइरुवेट है जो बेसिकली क्रेब्स साइकिल का जब स्टार्टिंग होती है तो पाइरुवेट से स्टार्ट होती है। पाइरुवेट क्या करते हैं? बहुत सारे रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? ये जो एनएडीएच और एफएडीएच2 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं एंड वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी की प्रोडक्शन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन क्रेब्स साइकिल में होती है और वाटर की फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। ओके, तो आई होप ये प्रोसेस क्लियर है अब। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ये एक ओवरऑल रिएक्शन है जहां पे 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 6 ऑक्सीजन है, क्या बनता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर
और एटीपी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें एटीपी की यील्ड क्या है, 36 to 38 मॉलिक्यूल एटीपी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के बारे में ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस है साइटोप्लाज्म में और 2 मॉलिक्यूल एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल जो है वो कैविटी में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ साथ में NADH एंड FADH2। और यहाँ इसके बाद क्या होता है, ये दोनों सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, वहां पे 36 मॉलिक्यूल एटीपी फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होती है, और ये दोनों साइकिल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस था, बहुत इजी है, इसको याद जरूर रखना। अब आते हैं एनाएरोबिक प्रोसेस में। तो एनाएरोबिक जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट है या फिर ऑक्सीजन की लो सप्लाई है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है तो नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ता, बट उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, डिपेंड करता है ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर, ओके। तो फर्स्ट जो पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस, ये बिल्कुल ही सेम है जैसा हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा है, उसी की तरह है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनते हैं जो 3 मॉलिक्यूल से है, एंड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता, तो क्रेब्स साइकिल तक ये नहीं पहुंचता है। अब जो पायरुवेट है वो क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होता है सेल में तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की स्टार्ट होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के पे जाने के बजाय पायरुवेट क्या होता है, आइदर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है एनिमल सेल में, या फिर इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं इन ईस्ट एंड अदर प्लांट सेल। और इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल कहाँ पे देखा था हमने, फ्रूट्स में भी देखा था, ठीक है। तो बेसिकली जो जो फ्रूट से हम दारू बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होती है, जैसे ये हो सकता है ग्रेप्स हो सकता है जहां से वाइन बनता है, तो उसमें बेसिकली अल्कोहल की कंटेंट बहुत अच्छा होती है ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस ठीक से हो पाए। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है, एनिमल में होती है। पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है और थोड़ा सा अमाउंट की एटीपी प्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड कैसे बनते हैं, आप अगर बहुत टाइम से कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय से मैराथन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैराथन दौड़ की, या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर आप 1-2 घंटे से कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, धीरे धीरे आप टायर्ड होने लगते हैं और आपके बॉडी थकने की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है एंड उसकी वजह से टायर्डनेस भी आती है। तो जब ये टायर्डनेस हो रही है और कभी कभार देखा जाए कि हमारी जो हाथ पैर काम कर रहा था वो बिल्कुल चल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी सो जाए, तो तब क्या होता है, हमारे मसल सेल में ये जो क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा था, एटीपी फॉर्मेशन हो रही थी, वो तब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करेंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जैसे मसल सेल में जम गया था, स्टोर हो गया था, वो फिर से पायरुवेट में ट्रांसफर हो जाता है। एंड पायरुवेट में ट्रांसफर होने के बाद ऑक्सीजन जैसे ही सही सप्लाई हो रहा है तो वो क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें फिर से जाने लगता है। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है जहां पे लैक्टिक एसिड जो है वो पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में शिफ्ट होता है, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई में लैक्टिक एसिड पायरुवेट पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये फिर से मेल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथानॉल में शिफ्ट होता है एंड थोड़ा अमाउंट की एटीपी प्रोडक्शन करते हैं।
एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो ओवरऑल रिएक्शन है, लैक्टिक एसिड के लिए क्या होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज डिवाइड होकर लैक्टिक एसिड और एटीपी में फॉर्मेशन होती है। वैसे ही अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, बट इथानॉल या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है एटीपी यील्ड। एटीपी यील्ड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी की यील्ड होती है जो ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो एटीपी बना हुआ था वही है 2 एटीपी। तो बेसिकली ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहां पे जो ग्लूकोज है वो क्या है, पाइरुवेट में शिफ्ट हो रहा है एटीपी यूज करके, एटीपी एडीपी यूज करके बेसिकली पाइरुवेट में शिफ्ट होते हैं। एंड जो पाइरुवेट है वो साइटोसॉल के अंदर ही लैक्टिक एसिड में फॉर्म होती है एंड इथानॉल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं इथाइल बनते टाइम। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है। लोकेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन पे सब कुछ सिर्फ साइटोसॉल में होती है। एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, एटीपी है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड है, इथानॉल है। लैक्टिक एसिड आइदर लैक्टिक एसिड होगी और इथानॉल होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, एटीपी है, पाइरुवेट भी है। कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई किस टाइप का है और कौन से सेल में बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये डिफरेंट चीजें बन सकती है। एटीपी प्रोडक्शन क्या होता है, 36 to 38 एटीएम पर ग्लूकोज। तो एक एटीपी मतलब एक ग्लूकोज के लिए 36 to 38 मॉलिक्यूल एटीपी बन सकता है, वायरस यहीं पे 2 बस एटीपी की मॉलिक्यूल बनता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों है, क्यों होती है ये, तो बेसिकली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो एनर्जी प्रोडक्शन है। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, हीलिंग, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग। हम जो भी काम करते हैं, मतलब अगर हाथ भी नहीं हिला रहा है, चुपचाप सोए रहे हैं, तो भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ता है, सोने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ता है, और वो सारे एनर्जी हमें इस प्रोसेस से मिलती है। नेक्स्ट है कि वेस्ट रिमूवल। Carbon dioxide and water are produced as waste product that expelled from the body. तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो बेसिकली ब्लड वेसल के थ्रू लंग्स में आके फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। बट साथ साथ में क्या होता है, थोड़ा हल्का अमाउंट, बहुत कम अमाउंट के वाटर भी बाहर निकालते हैं, एक्सपेल्ड होता है बॉडी से। तो वेस्टेज बॉडी की जो, क्योंकि ये अगर कंटिन्यूअसली पानी बन रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो बॉडी में वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारे सेल्स में रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन हो रही है। तो तब क्या होता है, ये वेस्ट रिमूवल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत ही कम अमाउंट की मॉइस्चर या फिर वाटर भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, बॉडी से बाहर जाता है। होम्योस्टेसिस, तो ये जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कंटिन्यूअसली वाटर फॉर्मेशन होता रहेगा, पानी बनता रहेगा, तो बॉडी में जो एसिड बेस है, टेम्परेचर है, उसकी बैलेंस हट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बैलेंस मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन जो है बॉडी की, उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है। ये जो बैलेंस है इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। मतलब हमारे बॉडी पे एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसके अंदर ही सही तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। ओके, तो इस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा,
तो वो बेसिकली ब्रीदिंग है, जब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट रेस्पिरेशन हमारे अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेसिकली दोनों ही रेस्पिरेशन है, एक बॉडी की रेस्पिरेशन है, एक सेल की रेस्पिरेशन है, ठीक है। क्योंकि बॉडी का ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, सेल भी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, तो दोनों ही रेस्पिरेशन है। एक पूरा सिस्टम यूज होता है वहां पे जो बॉडी में है, दूसरा सिर्फ सेलुलर लेवल पे है जहां पे बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो प्रोसेस की टाइप क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है और ब्रीदिंग बायोफिजिकल एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे पूरे बॉडी की जो फिजिक है उसको काम करने की जरूरत पड़ रहा है, मतलब होल सिस्टम इज वर्किंग, होल सिस्टम इसमें काम कर रहा है बॉडी की। ओके, तो इसमें स्टेप्स क्या है? मेनी स्टेप्स है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 3 स्टेप है। इसमें सिर्फ 2 स्टेप है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपको बस इनहेल करना है, आपको छोड़ना है। एयर या फिर ऑक्सीजन एक बार आपके नेजल कैविटी पे पहुंच गया, उसके बाद वो खुद ही ट्राकिया होके लंग्स तक पहुंचेगा, वहां पे खुद ही एक्सचेंज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। एक्शन क्या है? ये इनवॉलंटरी है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारे सेल में रेस्पिरेशन होगा कि नहीं, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नो, कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ब्रीथ हम करेंगे कि नहीं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई स्विमर है जिसको लंबे समय के लिए पानी के अंदर रहना है, या फिर स्कूबा डाइवर है तो उसको, या फिर कोई डाइवर है जो समुद्र में जाते हैं, उसको लंबे समय के लिए 4-5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, या फिर कोई नेवी में है तो उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रीदिंग बंद रखना पड़ेगा। तो क्या वो कर सकता है? यस, क्योंकि वो वॉलंटरी एक्शन है, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। और इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन क्यों है? क्योंकि भले ही हम अपना जो ब्रीदिंग है उसको बंद कर दे, बट सेल में रेस्पिरेशन होता रहेगा। फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन है। इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ठीक है, तो बस ये था। नेक्स्ट कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें देखना है। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है डजंट जस्ट हैपन इन ह्यूमंस और एनिमल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया। साथ बैक्टीरिया है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में आ गया, फंजाई, प्लांट, जो भी है यूकैरियोटिक सेल है, वो सब में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है जो कोई भी लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। सेल्स आर कंस्टेंटली यूजिंग एनर्जी, ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो बेसिकली क्या है, जो अब एक चीज जैसे देखिए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी हम क्या पढ़ रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर सेल है, वो सेल क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वहां से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, और वही सेल उसी ग्लूकोज को यूज करके एटीपी जनरेट कर रहे हैं। बट कार्बोहाइड्रेट की जब हमारी ब्रेकडाउन करने की जरूरत पड़ी तो उस प्रोसेस में भी एटीपी की जरूरत पड़ रहा है, एनर्जी की जरूरत पड़ रहा है, वो एनर्जी यूज कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड होके, पायरुवेट होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो और उसी एटीपी को यूज करके कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन हो रही है। तो ये कंटिन्यूअसली एक साइक्लिकल प्रोसेस है। आई होप साइक्लिकल प्रोसेस कैसे है समझ में आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी यूज करता है। कहाँ पे? जब उसको उसकी रिप्रोडक्शन की जरूरत है, उसको अपनी डीएनए को रेप्लिकेशन करना है,
या फिर अपनी कुछ प्रोटीन बनाना है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेम एटीपी ही यूज करता है। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन में, मेडाला ऑब्लंगाटा एक एरिया है, उस एरिया जो हमारे हाइंड ब्रेन मतलब पीछे की साइड की जो ब्रेन है वहां पे एक सेंटर है, वहां से कंट्रोल होती है। तो मेडाला ऑब्लंगाटा जो नाम है वो आपको याद में रखना है। आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होती है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इवन ईस्ट में भी होती है। ईस्ट क्या है, ये फंगस है, तो ईस्ट पे भी होती है। While exercise, muscle doesn't get enough oxygen, so they switch to lactic acid fermentation. ये फर्मेंटेशन के बारे में हमने अभी बात किया है, और मसल का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हमें जितना जरूरत है उतना मिलता नहीं है। इन दैट केस क्या होता है, मसल जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे शिफ्ट हो जाता है। अब जब रेस्ट कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में, तो तब क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तब ईटीसी साइकिल चल रहा है, ये सारे तब चल रहा होता है। ओके, तो मोस्ट एनर्जी इज मेड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हाइल ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन फ्यूल, बट प्रोटीन और फैट से भी बनते हैं। इवन प्रोटीन और फैट ये दोनों जो है, प्रोटीन और फैट ये दोनों एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका मतलब क्या है, जेनेसिस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन हो रही है। तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है प्रोटीन और फैट से, जो न्यू प्रोसेस है, हमने बाद में डिस्कवर किया है। आई होप ये नाम आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज की तरह प्रोडक्शन हो रहा है, न्यू प्रोसेस है इसलिए न्यू है, या फिर इसको न्यू ग्लूकोजेनेसिस भी बोलते हैं। एंड जेनेसिस मतलब तो प्रोडक्शन हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन और फैट से डायरेक्टली पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। ये पायरुवेट तब क्या करता है, डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल पे जाते हैं। तो हमारे बॉडी पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की जितना अमाउंट चाहिए उतना, कार्बोहाइड्रेट की जितना अमाउंट चाहिए उतना अगर नहीं मिलता है, इन दैट केस प्रोटीन और फैट भी यूज होता है ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, लोग पतला होने के लिए कीटो डाइट यूज करते हैं। तो कीटो क्या है, मोस्टली प्रोटीन फूड है, तो वहां पे हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन खाते हैं। तो नॉर्मली ये क्या होता है, इवन एक्चुअली फैट को अगर हम यूज करते हैं तो फैट में ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। जैसे ग्लूकोज में, तो अदर मॉलिक्यूल्स जैसे फैट और प्रोटीन से भी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हो सकता है। तो फैट में एक फैट की मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, तो 9.3 कैलोरी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और प्रोटीन को अगर करते हैं तो 4.1 कैलोरी। व्हेयरएज अगर ग्लूकोज को हम करते हैं तो ग्लूकोज से कितना निकलता है, तो ग्लूकोज से निकलता है 4 कैलोरी। तो बेसिकली प्रोटीन और फैट को अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर नियोग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, फैट और प्रोटीन से रेस्पिरेशन होती है, जहां पे डायरेक्टली पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है, और ये पायरुवेट क्रेब्स साइकिल तक पहुंचते हैं। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। ये जो फैक्ट्स है इसको आपको याद रखना है। तो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप सेलुलर रेस्पिरेशन आपको समझ में आ रहा है।
रेस्पिरेटरी प्रोसेस आज कंप्लीट हो चुका है। रेस्पिरेशन की अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो पहले उसको जाके जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको रेस्पिरेशन की जो ये प्रोसेस है ये आपको समझ में आएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।